नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नए सिरे से साजिश को अंजाम दिया जाने लगा है। वैसे तो लोकतंत्र बचाने के नाम पर यहां साजिश लंबे समय से चलती रही है। फिर चाहे बांग्लादेश के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने की कवायद रही हो या फिर नेपाल के रास्ते जंजी खड़ा करने का यहां षड्यंत्र रचा गया हो। फिर उपराष्ट्रपति चुनाव के दरमियान जिस तरह से सांसदों की खरीद फरोख्त करके और करा के मोदी की सरकार को अस्थिर करने की कवायद रही हो, या फिर वह कानून के समय जब वो सदन में गया था तब यह कोशिश थी कि किसी तरह से वहीं पर उस बिल को गिराकर नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया जाए इस्तीफा देने के लिए। ये सारी कोशिशें पहले हो चुकी हैं। नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक को कैसे हटाया जाए, हिलाया जाए, उनको तोड़कर अपने पाले में लाया जाए, इसकी भी एक मुकम्मल कोशिश हुई है और उस कोशिश में विदेशी ताकतों की हिस्सेदारी रही है। आप ये समझिए कि चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने के लिए जो चर्च है वो किस तरह से एक्टिव रहा, इसकी कहानी स्पुतनिक ने आज से 6 महीने पहले ही लिखी थी। नीतीश कुमार को लेकर जो कोशिशें रही वो किसी से छिपी नहीं है। फिर बिहार चुनाव के दरमियान किस तरीके से पूरा एक विमर्श गढ़ा गया और उस विमर्श के जरिए यह कोशिश थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हिलाया जाए। किस तरह से वहां तमाम विदेशी डेलीगेट्स जा रहे थे। बिहार के चुनाव में, एक राज्य के चुनाव में विदेशी ताकतों की इतनी दिलचस्पी सीधा बता रही थी कि इरादा क्या है। लेकिन ये जो कोशिशें हुई पिछले 1-1.5 साल में वो नाकाम रही। तो अब नए सिरे से कवायद शुरू की गई है। बहाना बस एक है, लोकतंत्र। बड़ी बात यह है कि वो लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम हिस्सों में लोकतंत्र को ठेंगे पर रखा है, चाहे वो अमेरिका हो या नया नया लोकतंत्र का मसीहा बना जर्मनी हो। देखिए जरा बांग्लादेश में इन्होंने क्या किया। शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, चुनी हुई सरकार को हटाया कि हम लोकतंत्र लाने जा रहे हैं। माने एक लोकतांत्रिक सरकार को तानाशाही का जामा पहनाकर हटवाया गया और अब ये वहां लोकतंत्र ला रहे हैं जब कट्टरपंथी ताकतें और तंजीमें अपने चरम पर है। तो ये वो लोग हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम जो है भारत में ठीक ठीक कुछ करेंगे और करवाएंगे। ये अनायास नहीं कहा जा रहा है। ये जो डीप स्टेट के लाडले हैं, न्यूयॉर्क के मेयर और मीरा नायर के पुत्र, इन्होंने पत्र लिखा है उमर खालिद को। कौन है उमर खालिद? आरोपी है दिल्ली दंगों का। जो चार्जशीट है उसके खिलाफ, और उस चार्जशीट में तमाम चीजें दर्ज हैं। इतना ही नहीं, जब एक्ससीजीआई चंद्रचूड़ रिटायर हुए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने बेल A to Z दी है, यानी अर्नब गोस्वामी से लेकर जुबैर तक। और खालिद के मामले में, उमर खालिद के मामले में, पहला तो जो इनके वकील हैं वही बड़ा खेल किए हैं और इसे आप जाकर गूगल कर सकते हैं कि किस तरह से कपिल सिब्बल जो इनके वकील थे और अभी भी संभवतः हैं ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डेट पर डेट लेने की कवायद की। दूसरे मामले में व्यस्त रहते थे और कह देते थे कि दूसरी डेट दे दीजिए। तो किस तरह से खेल हुआ है, एक वो। और दूसरा, जब एक्ससीजीआई ने अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई जो चार्जशीट और जिस तरह के चार्ज फ्रेम किए गए हैं और जो इंटेंसिटी है आरोपों की, उसके आधार पर चीजें कैसे हो सकती हैं। एक व्यक्ति पर दंगा भड़काने, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप है और यहां जो इकोसिस्टम के लंबरदार हैं उनके आप एक तरह से कहें कि पेट में दर्द हो रहा है। वो एक उसमें शर्जील इमाम को भी जोड़ लीजिए, वो बड़ा चिकन नेक की बात करता था। जब खुला कोर्ट में, भाई गए थे सारे लंबरदार, कह रहे इसको बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही। वीडियो दिखाया गया उसको क्या कह रहा है कि क्या कर लेगा तब सुप्रीम कोर्ट।
समझ गया कोर्ट की एक अराजक व्यक्ति है ये, इसको बेल देने कोई मतलब नहीं है। वही हाल उमर खालिद का है। लेकिन यहां मसला ये नहीं है कि कौन अराजक है और कौन क्या है, यहां मसला यह है डीप स्टेट का कि इस तरह के मुद्दों को उभार कर भारत के भीतर अस्थिरता पैदा की जाए। देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाना एक मसला है और देश के खिलाफ षड्यंत्र करना एक मसला है। और ये जो न्यूयॉर्क के मेयर कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है और हिंदुस्तान के मामलों में दखल है। ये सीधे सीधे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर चोट है। कोई नहीं बोलेगा वो जो यहां इकोसिस्टम के लंबरदार हैं उनके मुंह में दही जमाया है, वैसे ही जैसे यूनुस जो वहां करतब कर रहा है उसको लेकर इनके मुंह में दही जमा है। जब वहां शेख हसीना की सरकार हटी तो यहां बड़े बड़े ककारे पढ़े जा रहे थे कि लोकतंत्र बच रहा है। अब कोई नहीं कह रहा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है बांग्लादेश में। वही काम न्यूयॉर्क का ये मेयर कर रहा है। ये कौन होता है भारत के मामलों में बोलने वाला? लेकिन ये उमर खालिद की जो है पैरोकारी कर रहा है। क्यों? ये बराक ओबामा का चेला है। बराक ओबामा क्या करता है किसी से छिपा नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी गबार्ड जो वहां इनकी जो तमाम एजेंसियां हैं, उस एजेंसियों का जो विभाग है उसकी वो मुखिया है। उन्होंने बताया किस तरह से हिलरी क्लिंटन और बराक ओबामा ने खेल किया है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बराक ओबामा इस समय जो 56 देश है ना, और जो तमाम सारे इस संप्रदाय के लोग हैं, उनके एक तरह से आप कहें कि सबसे बड़े अगुआ वही बने हुए हैं। बड़ी कैंपेनिंग की थी बराक ओबामा ने इस मेयर के लिए, और उन लोगों का पूरा हित इस बात में है कि नरेंद्र मोदी को हटना चाहिए और उसके लिए भले ही भारत के खिलाफ कुछ भी करना पड़े। तो ये जो एक आरोपी को, जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, जिसने देश की राजधानी को आग में झोंक दिया, उसके लिए बैटिंग की जा रही है कि इसको बेल नहीं मिल रही। बेल क्यों मिले भाई? बेल इसलिए मिले कि फिर दिल्ली को ये लोग एक तरह आप ये कहें कि वहां पर अराजकता फैलाएं। क्या हुआ था दिल्ली में 2020, अगर आपको ध्यान हो, उसके लिए बैटिंग की जा रही है। और बैटिंग सिर्फ अमेरिका से नहीं हो रही है, जर्मनी भी बड़ा उछल कूद मचा रहा है। जर्मनी वो देश है जिसने जब राहुल गांधी को सजा याफ्ता हुए, सबसे पहले वहां से बयान आया था, इतने चिंतित थे। और बड़ी बात यह देखिए कि भारत के खिलाफ जो मुहिम चलती है, जिसे कहा जाता है कि नहीं ये लोकतंत्र बचाने की मुहिम है, उसका एपिसेंटर जर्मनी रहा है। अभी राहुल गांधी जो वहां जुटे थे 110 लोगों के साथ, वो कौन थे भाई? वो 110 लोग नरेंद्र मोदी को अस्थिर करने के लिए जुटे थे। वो जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन है, ग्लोबल इनिशिएटिव जो है, उसमें 110 कंट्री के वो थके और हारे नेता हैं जिनको उनकी देश की आवाम ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया है। भाई राहुल गांधी के साथ क्या हुआ है? अभी तो इन्होंने कराया सर्वे, कांग्रेस कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है ना, वहां सर्वे हुआ ईवीएम को लेकर। जनता ने कहा बड़ी अच्छी चीज है ये। राहुल गांधी तो उसके खिलाफ अभियान चलाते हैं, चुनाव के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोले रहते हैं। और कर्नाटक की जनता कह रही है ईवीएम अच्छा है। ईवीएम अच्छा है यानी आप जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं वो आरोप झूठ है, यानी जनता का जनादेश आपके खिलाफ है, यानी जनता ने आपको उठाकर फेंक दिया है कि यू आर नॉट कैपेबल। वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं तुम सक्षम हो ही नहीं। तो जितने असक्षम हैं वो जुटे कहां? जर्मनी में। 10 देशों के, माफ करिए, 110 देशों के अयोग्य और असक्षम नेता जुटे, और जुटकर क्या कर रहे हैं? वो वहां पर लोकतंत्र बचा रहे हैं। जिस लोकतंत्र ने उन्हें बाहर किया वो बचाने आए हैं। अब देखिए ये आप ये कहें कि डबल स्टैंडर्ड देखिए, आप चुनाव हार जाते हैं, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? नहीं,
तो उस जनता के जनादेश को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है नहीं नहीं नहीं, जनता तो ने तो हमारे पक्ष में जनादेश डाल लीजिए, सर्वे हुआ, पता चल गया क्या आया है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि वो लोग जो असक्षम हैं उन सबको जनता ने बाहर कर दिया। तो उन 110 देशों की पार्टियां वहां जुटी थी, राहुल गांधी भी थे वहां। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2017 में भी वहां जुटान हुआ था, तब राहुल गांधी गए हुए थे। 2017 आप ये कहें कि नवंबर दिसंबर की बात है या अगस्त की बात है, अगस्त सितंबर की बात है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में तो गुजरात में चुनाव ही था। और फिर वहां से राफेल पे बैठ कर आए थे। तो जर्मनी और अमेरिका, इन दो जगहों से नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिर से बैटिंग शुरू हो चुकी है। और उनके जो पोस्टर वो आए हैं उस बैटिंग के, वो राहुल गांधी हैं। बाकायदे राहुल गांधी जो है वो यहां पर उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार नहीं है। वो सीधा सीधा समझ में आता कि राहुल गांधी वो मुद्दा अपनी जो इंटरनेशनल ऑडियंस है उसको बताने के लिए उठाते हैं कि देखिए हम जो है कुछ कुछ कर रहे हैं। वो एनजीओ टाइप वाला काम, वो उसी काम में जो है एक तरह से कहा जाए कि लगे हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि जब चुनाव सुधार पर संसद में चर्चा हो रही थी, उनको चर्चा तो सिर्फ एसआईआर पे करनी थी, लेकिन वो एसआईआर तो कोई है नहीं, तो चुनाव सुधार के नाम पे होगा। तो राहुल गांधी उसमें अंग्रेजी बोल रहे थे। अब सोचिए, राहुल गांधी को वोट हिंदुस्तान में चाहिए कि जर्मनी और अमेरिका में चाहिए, कि वो जो डीप स्टेट का लाडला है वो आकर यहां वोट करेगा, मीरा नायर का पुत्र। लेकिन इससे उनको क्या लेना देना? उनको तो अपनी उस ऑडियंस को एड्रेस करना है, और वही ऑडियंस दस्तखत करके भेज रही है कि उमर खालिद को छोड़ना चाहिए। यह मसला उमर खालिद को छोड़ने का नहीं है, यह मसला हिंदुस्तान में आप ये कहें कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का है, जो चिट्ठी इसने लिखी है, और भारत की संप्रभुता में हस्तक्षेप करने का है। कौन होता है भाई ये बोलने वाला? और जर्मनी पढ़ाएगा, इसका डीडब्ल्यू जो है वो हिंदी उर्दू क्या चल रहा है ये सब। और आप उनमें खबरें देखिए, गजब भारत विरोध खबरें चलती हैं। ये ध्यान रखिए, वो नरेंद्र मोदी विरोध का मसला नहीं है। नरेंद्र मोदी राजनेता हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध करना चाहिए। और जो लोग अभी देखिए एक चीज और, अर्णव गोस्वामी के खिलाफ सब अभियान चला रहे हैं, भाई क्यों चला रहे हैं? नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना भारत के खिलाफ बोलना नहीं हो गया। हां, लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी की आड़ में भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं तो वो गलत है। जैसे डीडब्ल्यू कर रहा है, जैसे जर्मनी कर रहा है। भाई नरेंद्र मोदी को हटाना है तो आप कौन होते हैं हटाने वाले? यहां की जनता हटाएगी ना। जो निर्णय लेना है वो भारत की जनता करेगी, कि वो न्यूयॉर्क का मेयर करेगा और वो चिट्ठी लेगा कि उमर खालिद को छोड़ देना चाहिए। तुम कौन होते हो भाई बताने वाले? उमर खालिद के साथ क्या करना चाहिए? हिंदुस्तान की न्यायपालिका तय करेगी कि उसके साथ क्या होना चाहिए। तुम छोड़ दो अपने यहां जो इस तरह के आतताई हों और जो इस तरह के मामलों में संलिप्त हों, घोर अपराधी हों, छोड़ दो सबको। ठीक बात है कि आरोप है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है। तो इसलिए इस तरह की वकालत करने वाले जो लोग हैं वो दरअसल डेमोक्रेसी के नाम पर हिंदुस्तान में अराजकता फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसलिए यह नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र है। यह किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ यह षड्यंत्र है। और यह षड्यंत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, बस इसलिए कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए और राहुल गांधी को बिठा दिया जाए। खेल ये चल रहा है। और ये जो ये पत्र आया और ये जो जर्मनी गए और वहां से एक नया एल्गार शुरू हुआ, वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पीएम के खिलाफ एक नए सिरे से खेल शुरू हो चुका है।